हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कल आपका पेपर है और आप लोगों ने खूब मेहनत की है लंबे समय से। शांति काल में जो जितना समय बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है बाद में। और शांति काल को जो जितना ज्यादा यूटिलाइज करता है वो एग्जाम हॉल में तबाही मचाता है और वही सिलेक्शन लेके जाएंगे। आप सभी को आशीर्वाद, मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं, चाहे आज पढ़ना स्टार्ट किया चाहे 6 महीने साल भर पहले, सभी को आशीर्वाद। लेकिन परीक्षाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन में एकाग्रता सिखाती है, समय पर चेतना सिखाती है कि भाई चेत जाओ, टाइम रहते पढ़ लो। राजस्थान अर्थव्यवस्था जितने भी पार्ट है सिलेबस के, जितने भी सेगमेंट है उस सबको हम कवर करेंगे। 30 मार्क्स, यहाँ पर 24 क्वेश्चन आपके लगभग 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सिलेबस में क्या है, सीधी सी बात है, एक बार यहाँ पर 31 सेकंड के अंदर देखते हैं। राजस्थान की जो फसलें हैं, उसके बाद कृषि आधारित उद्योग है, फिर आपकी नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं हैं, बंजर और सूखा विकास कार्यक्रम है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं है, इंदिरा गांधी आईजीएनपी है, उद्योगों का विकास और उनका स्थान है, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग है, खनिज है, खनिज आधारित उद्योग है ना, और लघु और ग्राम उद्योग है, निर्यात सामग्री, हस्तकला जो कि कल्चर का टॉपिक है, आदिवासी है, और विभिन्न योजनाएं हैं, और सहकारी आंदोलन है, और लघु वित्तीय संस्थाएं हैं, और एक आपका पॉलिटी का जो है आपका पंचायती राज वाला टॉपिक है। ठीक है, पॉलिटी वाला पंचायती राज वाला टॉपिक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, ओके। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट। मैं बैक टू बैक चलूंगा इस पूरे सेगमेंट को। यहां पर देखिएगा, जैसे पहला टॉपिक मेरा वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी योजना है। हर एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन लगभग लिए मैंने, जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। कल के पेपर में कई सारे प्रश्न यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करें सभी साथी मिल करके। वैसे आप सभी साथियों ने पूरे साल जम के पढ़ा है, सीईटी के टाइम में, पटवारी के टाइम में। मैं कहता हूं कि भाई कोई भी एग्जाम हो, माइंड मैप का वीडियो कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइस में होता है, ज्वाइन करके 4-6 महीने जम के पढ़ो, 90% क्वेश्चन तो अपन मिलाएंगे। ये वीडियो का सिलेबस है। हम बात करें, पटवारी में पढ़ लिया था, पटवारी में पढ़ लिया, पटवारी में पढ़ लिया था, साइंस भी पटवारी में पढ़ ली थी, मैथ्स थोड़ी सी नहीं थी जो मैंने क्लास लगा दी थी आपको 5-7 दिन पहले, आप लोगों ने अभ्यास कर लिया होगा। ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी है वो मैंने पढ़ा रखी है, 2025 के पेपर उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और इंडिया की ज्योग्राफी में सिर्फ पर्यावरण पारिस्थितिकी है जो कि पटवारी में भी शामिल था। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने करवा दी यूट्यूब पे, है ना। मैथ्स भी यूट्यूब पे क्लास होगी, आज इसकी क्लास ले लेंगे। राजस्थान कल्चर हो ही चुकी है, कंप्यूटर पटवारी में पढ़ ही चुके हो, इसलिए मैंने वीडियो की क्लास नहीं लगाई थी, क्योंकि इतना सारा सिलेबस जो था वो लगभग 80% देखो तो आपके पटवारी में सिलेबस में हो चुका था। ठीक है, पटवारी के सिलेबस में हो चुका था, तो अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो नॉन स्टॉप स्टार्ट करेंगे, बिना रुके बिना थके नॉन स्टॉप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी योजनाएं। अब इन वृहद जो नदी घाटी योजनाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न सुमेलन वाले, कथन वाले, कैसे भी आए आप अटेम्प्ट करना। एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, सर कितने अटेम्प्ट करें। हर एक बच्चे का प्रश्न होता है, सर कितने अटेम्प्ट करें, प्रश्न कितने अटेम्प्ट करें बता दो। तो भाई प्रश्न जो आपके 50-50 वाले, एक तो देखते ही उड़ा दो, वो प्रश्न आएंगे 160 में से, मान के चलो किसी के कितने हैं किसी के कितने, देखते ही उड़ा दो पहले राउंड के अंदर। दूसरे में जिनमें आपका पेपर बबल फिल कर देना, पहले 160 में जितने भी प्रश्न पहले राउंड में करो उनके बबल फिल करके, फिर सेकंड राउंड में जिनका भी आपका 50-50 का चांस है उन सभी को करना है। और उसी के साथ हम बात करें आगे, जिसमें 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में डाउट है, 4 वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, चारों ही ऑप्शन नहीं आते गुरुजी मेरे को, छेड़ ही मत, वरना तेरे को है ना वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो जाएगी। रिस्क ले सकते हो, ध्यान रखिए। जनरल और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, जनरल और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, वो 3 ऑप्शन में डाउट है, उनमें थोड़ी 7-8 प्रश्नों की और रिस्क ले सकते हैं। मान लो किसी ने यहाँ 125, 130, 135 अटेम्प्ट कर लिए, 130 के आस, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, टफ आया तो थोड़ा कम, सरल आया तो थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन जहां पर हम बात करें, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, मामला थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, तो 5-7 क्वेश्चन और रिस्क ले सकते हो। बाकी तो देखते ही उड़ा दो वो वाले क्वेश्चन, शूट एट द साइट, देखते ही सही हो रहे हैं वो वाले। और 2 ऑप्शन में डाउट है, लेकिन 2 ऑप्शन पता है कि ये तो नहीं, पक्का नहीं है। ठीक है, और तीसरा जहां पर मतलब
एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट को तो इनमें रिस्क लेने ही नहीं है। इन दो तक ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आ रहे हैं प्रश्न और जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वो। बाकी वाली कैटेगरी जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों को एक ऑप्शन है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, बाकी 3 ऑप्शन का मतलब एक ऑप्शन ही पता है 4 में से 3 आते नहीं है, उनमें 5-7 क्वेश्चन और रिस्क ले सकते हो। तो इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग कि भाई लिमिट लगा दूं, मैं बता दूं कि भाई इतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेफ हो जाना, ठीक है। ओके आगे आ जाओ। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? राजस्थान के अंदर नहरों में जो सिंचाई होती है, नहरों के द्वारा, सबसे पहले याद रखिए नहरों के द्वारा जो सिंचाई 1/3 भाग पर होती है। सर्वाधिक सिंचाई की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई है वो आपके कुएं और नलकूप से होती है। सर्वाधिक किससे होती है? आपके कुएं और मतलब ट्यूबवेल्स और वेल्स जो है, नलकूप, और इससे सर्वाधिक होती है। और नहरों से होती है 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर होती है। इसमें भी उत्तरी भाग जो राजस्थान का है, हम बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है वहां पर सर्वाधिक, इसमें गंगानगर में सर्वाधिक यहां पर जो होती है ये होती है आपके गंगानगर में, ठीक है। नहरों से गंगानगर, तो नहरों से आपकी सर्वाधिक गंगानगर के अंदर, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट नॉर्मल चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें क्लियर करते जाए, आगे बढ़ते जाए। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उससे जल और विद्युत भाखड़ा नांगल परियोजना से जो आपकी वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दोनों है। तो वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान को कितने प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है? भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो ये आपका एक समझौता हुआ था, उसके तहत 15.22, याद रखिएगा 15.22%। और ये समझौता 1959 का समझौता है, 1959 का समझौता। और इस समझौते के तहत आपको राजस्थान को 15.2% आपका जल और विद्युत भाखड़ा नांगल से प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, अब 4th ग्रेड वाले कमेंट करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे बार बार टीम से। और एक बार वीडियो को पढ़ा देता हूं, फिर एक ओपन सेशन आके एकदम हाथ गर्दन के पीछे करके बगल में हाथ डाल के मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, तुम लोग भी बोलते रहना, तुम्हारे जो डाउट होंगे मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। यहाँ पर आओगे तो वीडियो का सेशन है, ब्लॉक कर दिए जाओगे, क्या मतलब है, समझ रहे हो। तो फालतू में कमेंट ना करो कि सर पोस्ट बढ़ाओ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है पोस्ट, मेरे हाथ में होता तो मैं सबको ही नौकरी दे देता। मुझे आप बुरे थोड़ी लगते, मुझे बहुत प्यारे लगते हो। आपके मम्मी पापा जितना आपको पसंद करते हैं ना, माँ बाप, उतना मैं पसंद करता हूँ आप लोगों को। बट थोड़ा समझे, आज की क्लास वीडियो की क्लास है, मैं बड़े यूं योजनागत तरीके से लाइब्रेरी में बैठे हैं, मुझे पता है 150 एक साथ ही मदन सर आया लाइव, सब अलग अलग आईडी से कमेंट कर, अरे रुक जाओ थोड़ा, लाइव में डिस्टरबेंस होता है, करेंगे सेशन आपके ऊपर भी, ठीक है। अब कमेंट मत करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं कौन हैं? उत्तरी राजस्थान के जो जिले जो भाखड़ा नांगल से लाभान्वित हैं उनमें आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर आ जाएगा। और हनुमानगढ़ की हम बात करें तो ये हनुमानगढ़ है वो सर्वाधिक लाभान्वित के अंदर आएगा। सर्वाधिक लाभान्वित जो है आपका भाखड़ा नांगल से हनुमानगढ़ हो जाएगा। गंगूवाल कोटला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रह है वो पावर प्लांट है, ये किस परियोजना का हिस्सा है? गंगूवाल कोटला, बताइए फटाफट कमेंट, हालांकि रिवीजन मोड में है तो फटाफट चलेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना, और नांगल जो बांध है यहां पर इस पर बना हुआ है गंगूवाल कोटला। यहां पर बात करें तो गंगूवाल कोटला है वो नांगल बांध पर बना हुआ है, ठीक है। गंगूवाल कोटला है वो आपका नांगल एक बांध की अगर बात पूछे तो बताना भाई ये नांगल बांध पर है। कौन से बांध पर है? नांगल बांध पर गंगूवाल कोटला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा हुआ है भाई, इतना याद रख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आगे नेक्स्ट देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस बांध से, कौन से बांध से लिंक नहर निकाली गई है? तो भाखड़ा नांगल में पानी की जो आवाजाही बनी रहे इसके लिए किस बांध से लिंक नहर निकाली गई है? पोंग, नांगल, पंडो या ज्वार, कौन से बांध से निकाली गई है? तो इसका आंसर होगा पंडो बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पर है। पंडो बांध हिमाचल प्रदेश, व्यास नदी। पंडो बांध है जो कि आपके हिमाचल के अंदर है, हिमाचल
प्रदेश के अंदर है और व्यास नदी पर है। अब बच्चे कहीं कमेंट कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स करा दो। अरे भाई, मैंने इंडिया नेशनल और राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी है और तुम लोग ज्वाइन तो करते हो, सबने ज्वाइन किया होगा, पटवारी वाले सभी बच्चे। ये देखो इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है ब्लू कलर का, टिक करो, जाओ और वो पीडीएफ पड़ी हुई है सारी और सब गए हुए हैं। पटवारी में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ाया, वीडियो में भी सबसे ज्यादा ही पढ़ा रहे, सारे बच्चे टेलीग्राम पर हो आप लोग, तो आप परेशान ना हो, पीडीएफ पढ़ ले हुए। उसकी क्लास करंट की अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनवरी से लेकर के अगस्त तक हमने जनवरी से अगस्त तक हमने पटवारी में पढ़ लिया था। 1 सितंबर ही तो नया है, 1 महीना ही तो नया है। हाँ, 1 महीना ही तो नया है, बस और कुछ नहीं। 1 महीना ही नया है और उसमें भी कह रहे हो गुरुजी ये वो, 1 महीना ही तो नया है, क्यों टेंशन लेते हो? सब पढ़ा हुआ है, टेंशन मत करो, पेपर बहुत बढ़िया होगा। पोंग बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? पोंग बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, व्यास नदी पर बना हुआ है और ये आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, वो भी आपके इसी का ही पार्ट है, भाखड़ा नांगल का। चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? चंबल परियोजना की बात करें 50-50% की जो पार्टनरशिप के साथ में चंबल परियोजना किन राज्यों के बीच में? राजस्थान और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, एमपी एंड राजस्थान, ठीक है। चंबल परियोजना। माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट किन जिलों को लाभान्वित करता है? माही हाई लेवल कैनाल जो शुद्ध पेयजल का प्रोजेक्ट है वो कौन से जिलों को है वो लाभान्वित कर रहा है? यहां हम बात करें तो ये आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद को लाभान्वित करता है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। राजस्थान, इसके साथ साथ आपका गुजरात और एमपी, इनका प्रोजेक्ट, और ये याद रखिएगा राजस्थान के ये जिले लाभान्वित है। नर्मदा नहर परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? नर्मदा नहर की बात करें तो राजस्थान के साथ गुजरात तो आएगा और साथ में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इस वजह से याद रखिएगा। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं राजस्थान के अंदर? नर्मदा नहर से लाभान्वित राजस्थान के अंदर जिले कौन से हैं बताओ? नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर। हम बात करें इसके अंतर्गत नेक्स्ट, नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं राजस्थान के अंदर? जालोर बाड़मेर या बाड़मेर जैसलमेर, बी या सी? बड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, जैसलमेर ऊपर पड़ जाएगा, जालोर बाड़मेर होगा यहां पर नर्मदा नहर के अंदर लाभान्वित जिलों के अंतर्गत जालोर बाड़मेर। और ये इस क्षेत्र के अंदर जालोर बाड़मेर में फव्वारा सिंचाई पद्धति इसी की वजह से पॉसिबल हो पाई है। काली तीर लिफ्ट परियोजना कौन से जिले में? एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा जहां पर यह पूछा जाएगा कि यह परियोजना कौन से जिले में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। काली तीर कहां है? काली तीर परियोजना कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, काली तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अजमेर, अलवर, धौलपुर। काली तीर लिफ्ट परियोजना कौन से जिले में है बताइए? देखो, काला धोड़ा ऐसे मार, ये थोड़ा ऑपोजिट याद करो तो याद रह जाएगा थोड़ा सा, और याद है तो और अच्छी बात है। काला और धोड़ा धौलपुर में है आपके काली तीर लिफ्ट परियोजना। डूंगरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? डूंगरी बांध जो है वो आपका दी गई नदियों के अंदर बनास नदी पर आपका डूंगरी बांध, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर के अंदर है ना। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है और रामजल सेतु लिंक का पार्ट है ये, रामजल सेतु लिंक का भाग, ठीक है। डूंगरी बांध, बनास, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया वाला, शानदार की सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, जो सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है वो आपका कहां पर स्थित है? 1984 में स्थापित होता है, 1984 में स्थापित होता है और कोटा के अंदर इसकी स्थापना की गई, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान। जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान, अब परियोजनाएं सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये पूछा गया है कि वो संस्थान उस परियोजना से संबंधित, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान है वो आपका कहां पर स्थित है?
बीकानेर में स्थित है। ठीक है, जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान है वो आपका कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। अगला देखो, चंबल परियोजना में किस बांध का उपयोग है वो केवल सिंचाई के लिए होता है? केवल और केवल सिंचाई के लिए किस बांध का प्रयोग होता है? आगे देखिएगा, आगे देखो, बताओ। चंबल परियोजना में जो आपके 4 बांध बने हुए हैं उनमें से कौन सा बांध है जिसका उपयोग है वो सिंचाई काम के लिए होता है? गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप। ओनली फॉर आपका इरिगेशन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोटा बैराज ओनली सिंचाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा कोटा बैराज ओनली सिंचाई के लिए। नर्मदा नहर परियोजना में जल का कितना हिस्सा राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया है? ये है आपका मिलियन एकड़ फीट के अंदर है। ये राजस्थान के लिए वो है आपका 0.50 मिलियन एकड़ फीट है जो आपके नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा उसके लिए निर्धारित किया गया है। ध्यान रखना किस परियोजना से संबंधित है। परवन बृहद परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? परवन वाला जो है आपका हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी इसमें नहीं आएगा, कोटा, बारा, झालावाड़ आएगा, बूंदी नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, गृणदा जो परियोजना है, गृणदा बृहद पेयजल परियोजना कौन से जिले की है? गृणदा पेयजल परियोजना कौन से जिले की है? गृणदा पेयजल परियोजना कौन से जिले से संबंधित हो जाती है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या उदयपुर? हाड़ौती का जिला आपका इसमें कौन सा आएगा? बूंदी आएगा। इसमें आएगा आपका बूंदी। गृणदा के लिए बूंदी और परवन में कोटा, बारा, झालावाड़। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रामजल सेतु लिंक परियोजना है वो किस नदियों, कौन सी नदियों से संबंधित है? अब रामजल सेतु लिंक को पीकेसी भी कहते हैं ना, पार्वती, काली सिंध और चंबल। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, तो ये भी इस परियोजना का, वैसे इसका नया नाम है वो आपका जो आपका रामजल सेतु लिंक इस परियोजना का नाम है। तो पीकेसी भी कहते हैं। तो पार्वती, काली सिंध और चंबल याद रहेगा, सूरजमैन पढ़ते हो। आगे देखो, रामजल सेतु लिंक परियोजना को किन दो राज्यों के बीच में लागू किया जा रहा है? रामजल सेतु लिंक कौन से 2 राज्यों के बीच में? राजस्थान और चंबल कहां से आती है गुरुजी? मध्य प्रदेश से आती हैं। तो वो अपना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बीच में। कृषि आधारित उद्योग के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे? वृहद घाटी परियोजनाओं का कठिन प्रश्न अगर आया तो कथन वाला पूछ लेंगे। तो कथन में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, अगर आपको जानकारी है तो आप सही कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा हटाओ कि भाई ये गलत है, ये गलत है, उस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है भाई। 3 ऑप्शन आ ही नहीं रहे, छोड़ दो। 4 ऑप्शन नहीं आ रहे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, वो अटेम्प्ट करें। कृषि आधारित उद्योग, राजस्थान में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती, चीनी, डेयरी या ऊन? राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड, स्पिन, FEO, इसका गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सहकारी कताई जो ये आपके कताई संघ लिमिटेड है, इस संगठन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को हुई थी। 3 जो है संस्थान उनको मिला करके गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ और गंगापुर। गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ की मिल और इसके साथ साथ आपकी गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा, इन तीनों को मिला करके यहां पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1993 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर, टेक्सटाइल जो आपकी सिटी है ना, टेक्सटाइल सिटी के रूप में इसका जो मान्यता दी गई, इसको वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग एक ही है। तो ये 2009 के अंदर इसको ये मान्यता दी गई थी, 2009 के अंदर। कृत्रिम रेशम जो कि टसर है, कृत्रिम रेशम जो कि क्या है? टसर है। इस टसर के उत्पादक जिले कौन से हैं? टसर के उत्पादक जिलों के अंदर आपके आएंगे कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान के अंदर कृत्रिम रेशम, अब प्राकृतिक रेशम की बजाय यहाँ कृत्रिम रेशम राजस्थान के अंदर उसकी बात हो रही है, टसर की बात हो रही है, जो कि आपके
दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे टसर के लिए, ठीक है, वो भी याद रखिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, द गंगानगर शुगर मिल की किस इकाई में शाही शराब हेरिटेज लिकर का उत्पादन किया जाता है? कौन सी जो इकाई में हेरिटेज लिकर शाही शराब का उत्पादन किया जाता है? ये झोटवाड़ा जयपुर, और झोटवाड़ा जयपुर आप लोगों को याद रखना है कि झोटवाड़ा जयपुर इस इकाई के अंतर्गत शाही शराब का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर शुगर मिल का सार्वजनिकीकरण जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कब बन गई थी? अब कई सारी चीजें हैं, हम बात करते हैं रिको की बात करते हैं तो 1969 भी पढ़ते हैं, 1980 भी पढ़ते हैं, तो 1980 में वो कंपनी अलग बन गई थी पब्लिक लिमिटेड, तो वो डेट याद रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा याद रखना, यहां पर भी गंगानगर शुगर मिल का सार्वजनिकीकरण पूछा गया है, कब किया गया था? ये किया गया था आपके 1956 के अंदर सार्वजनिकीकरण, और हाँ 1956 में इसका सार्वजनिकीकरण किया गया था। 1937 के अंदर इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना शुरू में, और 56 में सार्वजनिकीकरण। राजस्थान देश का लगभग कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? हमारे यहाँ पर ऊन उत्पादन में जो सबसे ज्यादा जो ऊन का प्रोडक्शन होता है वो आपके बीकानेर के अंदर होता है। कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर है वो आपका सर्वाधिक ऊन का प्रोडक्शन होता है, और 48% पूरे देश का 50% ऊन है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी कहां पर स्थित है? आपको पता है कि ऊन का सर्वाधिक प्रोडक्शन बीकानेर में, तो सेंट्रल लेवल की जो ऊन प्रयोगशाला है वो भी बीकानेर में। आरसीडीएफ के द्वारा जर्म प्लाज्म स्टेशन कहां स्थापित किया गया? आरसीडीएफ के द्वारा जर्म प्लाज्म स्टेशन है वो आपका जोधपुर में स्थापित किया गया। अब आरसीडीएफ वगैरह का डेयरी वाले टॉपिक के अंदर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी संस्थान है जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रश्न मैं आगे वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आगे मतलब अगली क्लास नहीं, मैं अगले क्वेश्चंस के अंदर। जोधपुर में है जर्म प्लाज्म आरसीडीएफ का। बायोडीजल रिफाइनरी है वो आपके कहां पर स्थापित है? ये आपके कलड़वास उदयपुर के अंदर, उदयपुर के कलड़वास के अंदर स्थापित की गई है। बायोडीजल पेट्रोल आदि जो खत्म हो जाने वाले जो संसाधन है उनका विकल्प है, तो बायोडीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान में। राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? सीधा सा प्रश्न पूछ ले, औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है? देखो, कच्चे माल की कमी है, पूंजी निवेश होता नहीं है, इसलिए तो हम निवेश इन्वेस्ट के समिट आयोजित करवाते हैं। आप देखते नहीं हो करंट अफेयर्स के अंदर कि हाँ सर का समिट आयोजित हुआ निवेश का। सरकारी नीतियां, ये सब कारण है इसके लिए, औद्योगिक पिछड़ेपन के पीछे। याद रखिए, रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रिको एग्रो फूड पार्क क्यों स्थापित कर रहा है? इनके पीछे चारों ही कारण है। कृषि वस्तुओं के जो आपके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कृषि में विनियोग संवर्धन का काम, और कृषि आधारित उद्योग बढ़ाओ, कृषि आधारित जो आपके उत्पाद है उनका निर्यात हो, और विनियोग संवर्धन, तो चारों ही हैं। बाकी रिको को आगे पढ़ेंगे। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और अभी बार बार पूछा गया था। दूसरा कहां पर है बताओ कमेंट बॉक्स में। पहला और दूसरा दोनों पूछे गए थे। मजे की बात यह है कि अभी फर्स्ट ग्रेड के जब पेपर हुए थे ना, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कठिन पेपर आए थे, उनमें यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, राजस्थान का स्पाइस पार्क कहां पर स्थित है? सीधा सा ऐसा दे दिया। और पहले यह पूछा कि पहला कहां पर है, फिर पूछा कहां पर है ना। तो ये कोटा में भी है, रामगंज, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और पहला यहां पर जो है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो आपका जोधपुर के रामपुरा भाटियान गांव, जो जोधपुर में स्थित है, रामपुरा भाटियान गांव, वहां पर रामपुरा भाटियान गांव जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क, मसाला पार्क, अंग्रेजी हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है। तितली पार्क एंड बटरफ्लाई पार्क एक ही है। माइंड मैप में अगर कोई बच्चा सर मेरे को थोड़ी कोई मजेदार चीज बता दो जो मैं बस में बैठा बैठा या जाते जाते देख सकूं, तो अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है। ये जो शॉर्ट्स की कैटेगरी है ना, ये जो शॉर्ट्स आता है यूट्यूब पे, इसमें मैंने खूब सारे शॉर्ट्स डाल रखे। कल के पेपर में इस शॉर्ट्स से कम मैं कहूं सिर्फ शॉर्ट्स के 30-30 सेकंड के शॉर्ट देख रहे हैं, इन शॉर्ट्स से मैं कहूं आप लोगों को कम से कम कल के पेपर में 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। चिंता मत करना। क्या बात कर रहे हो सर, आज बस बैठे बैठे सारे शॉर्ट्स निपटा देंगे, देख लेना, हकीकत बता रहा हूं।
ठीक है, ओके। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? ये आपके अजमेर के रूपनगढ़ में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन 29 मार्च 2018 को 29 मार्च 2000 29 मार्च 2018 को रूपनगढ़ अजमेर के अंदर ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क स्थित है। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है दिए गए में से? पक्का प्रश्न आएगा। अब इससे ज्यादा टफ क्या ही आएगा? कोई टफ नहीं आएगा। पेपर पटवारी में आया वैसा आया, सेम टू सेम आएगा, चिंता मत करो। पटवारी में 150 में से 140 के प्रूफ मैंने दिए थे वीडियो कोर्स से। ठीक है, तो क्यों डर रहे हो? ऐसा ही पेपर आएगा, आराम से अटेम्प्ट करके आना। एडवर्ड मिल ब्यावर में है, आदित्य मिल किशनगढ़ के अंदर है, आदित्य मिल किशनगढ़ में। लेकिन राजस्थान टेक्सटाइल मिल है वो कहां पर है? वो आपकी टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है। ये कहां पर स्थित है? भवानी मंडी झालावाड़। भवानी मंडी ये है आपके भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर, भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो टेक्सटाइल मिल है वो कोटा के अंदर नहीं है, भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ये गुलाबपुरा के अंदर है। कहां पर है गुलाबपुरा? बताओ। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा। वस्त्र के लिए कौन सा जाना जाएगा? कौन सा शहर राजस्थान का जो वस्त्र के लिए जाना जाएगा? स्पिनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा। और इसके अलावा आदित्य मिल और एडवर्ड मिल वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्यावर वाली, ये याद रखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और गुलाबपुरा आपकी कौन सी हो गई? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। अब गुलाब बाग जो है वो उदयपुर के अंदर है, हम है ना, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। दौलत बाग पूछे, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है ना, दौलत बाग वो कहां है बताओ? अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए, कंफ्यूज ना होना। सुमेलन करो कि यहां पर जो कौन सा उद्योग है वो कौन से जिले का एक प्रमुख उद्योग है, उसकी तरह हम देखेंगे उसको कि चीनी उद्योग कहां का है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र देखते ही सीधा सुमेलित करो कि भाई पढ़ते हुए आ रहे भीलवाड़ा। ए गुरुजी बी के सामने 3 आएगा, बी के सामने 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ये होता है 50-50 का। अब आके बाकी 2 एलिमिनेशन कर दो, यहां से करो, इनको एलिमिनेट करो। तो यहां पर इस तरह से आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है ए यानी चीनी मिल की बात करें तो गंगानगर के अंदर, उत्तरी राजस्थान के अंदर ए के सामने 2 होगा और ये यहां पर फिर कट हो गया। तो इस तरह से रसायन उद्योग की बात आए तो रसायन उद्योग है आपके 4 कोटा के अंदर, रसायन उद्योग कोटा के अंदर। और शीशा जस्ता की बात करें तो वो उदयपुर के अंदर। ठीक है, आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक पूरा पार्ट है, वो सिलेबस में है आप सभी साथियों के। पीडीएफ में इस क्लास के तुरंत बाद में मैं क्या करूंगा, पीडीएफ तुरंत डालूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वैसे तो पटवारी के सारे वीडियो के टॉपर टेलीग्राम में बैठे हैं सारे के सारे, और सभी का सेमिनार करूंगा, चिंता मत करो, सभी को बुलाऊंगा, एक बार रिजल्ट आ जाए सबका आपका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? स्टार्टिंग में इसे राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था। 1984 के अंदर हम बात करें, इसका नाम परिवर्तन है वो 2 नवंबर 1984 को इसका नामकरण है वो आईजीएनपी नाम कब मिला इसको? 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 नवंबर 1984 को इसे ये नाम मिला। आगे देखिएगा, आईजीएनपी के सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है? पूछ रहा है कि सिंचाई से लाभान्वित नहीं है। पहला तो सिंचाई को याद रखो, फिर भाई सिंचाई से लाभान्वित नहीं है, कहां पर सिंचाई नहीं होती है? तो सीकर में सिंचाई इससे नहीं होती है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इन सब में सिंचाई होती है। पेयजल की बात करें तो वो आपके नागौर, झुंझुनू, अब इसमें ये भी याद रखना केवल पेयजल वाले जिले हैं। केवल पेयजल की बात करें इसमें सीकर आ जाएगा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, और सीकर है वो सिंचाई में नहीं है,
अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कितने चरणों के अंदर किया गया था? तो इंदिरा गांधी परियोजना के 2 चरण थे। राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं। पहले चरण, हम चरण की बात करें तो यहां पर 2 चरण है। पहले चरण में कितनी लंबाई थी, कहां से कहां तक था, ये सब डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। देखिएगा, पहला चरण 189 और वो आपके 189 किलोमीटर, और ये आपके मसीतावली से लेकर के पुंगल हेड तक, मसीतावली से पुंगल हेड तक, ठीक है। और दूसरा वाला जो चरण था 256 किलोमीटर, ये 256 किलोमीटर। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके 445, ऐड करो 256, देखो इसको 256 प्लस 189, ये आपके हो गए, देखो कितने हो गए, हाँ कितने हो गए देखो, 6 और 5 15, 1 14, 1 4, ये लंबाई है कुल, ठीक है, कुल वाली तो ये होगी। अब सेकंड में आपके पुंगल से लेकर के मोहनगढ़, सेकंड में आपके पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है। तो ये 2 चरण हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, अभी तक मैं आपको 50 से ज्यादा प्रश्न करवा चुका हूं। अभी थोड़ा ध्यान रखना, पूरे सिलेबस को रिवाइज एकदम दिमाग में आपको रिकॉल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है ना, वो आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगी, ठीक है। अब अंतिम समय में तो इतना ही हो सकता है, बाकी तो आप लोगों ने पूरे साल ऐप में पढ़ा ही है, पूरी रिवीजन किया है, बहुत सारे बच्चों ने, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, लगभग सभी ने। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं में कौन सी शाखा है वो बाईं ओर से निकलती है? वो कौन सी शाखा है? वो आपके बाईं ओर से निकली शाखा है। देखो 9 शाखाएं हैं टोटल, हम बात करें 9 शाखाएं हैं, और इन 9 शाखाओं की अगर हम बात करें तो एक है वो आपके बाईं ओर से, और शेष 8 है वो आपके दाईं ओर से। तो यहां पर पूछा गया है उसमें कौन सी शाखा है वो आपके निकलती है, तो ये है आपकी रावतसर शाखा। रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जो है वो आपके बाईं ओर से निकलती है। सूरतगढ़, बिरसपुर और सागरमल गोपा ये आपकी हो जाएगी दाईं तरफ, ठीक है। ओके, आगे देखो, अब इन जो लिफ्ट नहरों का और उनसे लाभान्वित जो जिले हैं, वो प्रश्न आपको बताना है कि लिफ्ट नहरों से लाभान्वित जिले कौन से हैं। यहां देखिएगा, गजनेर लिफ्ट, हम गजनेर की बात करें तो इसका नाम वर्तमान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल पन्नालाल बारूपाल, ठीक है, गजनेर। अब गजनेर की बात करें तो गजनेर के अंदर आ जाएगा ए के सामने डी, बीकानेर नागौर, बी यानी कि पोकरण लिफ्ट नहर, और पोकरण लिफ्ट नहर की बात करें तो 2 के सामने आ जाएगा बी, जोधपुर जैसलमेर, और बागड़सर लिफ्ट नहर 3 के सामने आ जाएगा सी, बीकानेर, और फिर नौहर वाली के सामने आ जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी राइट हो गया। ऑप्शन क्या राइट हो गया? डी इसमें राइट हो गया। आगे देखिएगा, टेलीग्राम पे चले जाना, तुरंत पीडीएफ आ रही है, रिवाइज कर लेना। अच्छा, टेलीग्राम पे इंडिया की जो पॉलिटी है ना, सॉरी इंडिया की ज्योग्राफी, पर्यावरण परिस्थिति के 100 प्रश्न वो भी भेज रहा हूँ टिक किए हुए। इतना टाइम नहीं है कि क्लास लूँ मैं, थोड़ा वही पटवारी में पढ़ा था वही सेम है। ठीक है, डीडवाना कुचामन नए जिले बन गए तो वो ऐसा नहीं पूछेंगे कौन सा, अभी इतना नहीं पूछ रहे, थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं, तो वो दिमाग में हो जाए, गलत नहीं होगा उसका आंसर, टेंशन ना लो। बाकी तो हम ऐप में पढ़ते तो पूरी चीजें पढ़ते डिटेल में, है ना। हाँ, डीडवाना कुचामन भी शामिल है नागौर के साथ में पेयजल के अंदर, नए जिलों के हिसाब से जो भी है वो ऐप में हम पढ़ रहे हैं। ये क्लास है रिवाइज के लिए। आईजीएनपी की किन उप शाखाओं के माध्यम से बाड़मेर के गडरा रोड तक पानी पहुंचाया जाता है? तो लीलवा और दीघा, जो ये है आपकी लीलवा और दीघा उप शाखाएं जो है, लीलवा और दीघा उप शाखाएं इंदिरा गांधी की ये उप शाखाएं, जिसमें बाड़मेर के गडरा रोड तक, बाड़मेर के गडरा रोड तक, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक पानी आता है। ये आपका मोहनगढ़ से, मोहनगढ़ जैसलमेर से मोहनगढ़ टू गडरा,
ये आपको याद रखना, लीलवा और दीघा उपशाखाएं। ठीक है, अगला देखो, आपनी योजना जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल परियोजना है। आपनी एक पेयजल परियोजना, आपनी प से पेयजल है ना, सिंचाई की नहीं है, पेयजल की है। वीडियो का सेफ स्कोर बता दो सर, पद कम है तो जितना लाओ उतना सेफ है। ठीक है, कोई सेफ स्कोर नहीं है, बट अपने आप को नेगेटिव मत करना, ये हमेशा गांठ बांध लो पेपर निकालना है तो ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है। हाथ बांध लो, ऐसा सोचो मदन सर ने हाथ बांध के ऊपर यूं लपेट दिया कपड़ा, भयंकर हाथ बांध दिया रस्सी से, ऐसा एग्जाम हॉल में रिकॉल करना कि मदन सर पास में खड़े हैं, अब कह रहे हैं अटेम्प्ट मत कर ज्यादा। ठीक है, आपनी योजना जो आईजीएनपी की पेयजल परियोजना है वो किस देश के वित्तीय सहयोग से है? ये जर्मनी के वित्तीय सहयोग से आपनी परियोजना चलाई जा रही है। KfW जर्मनी की कंपनी है, KfW कंपनी है, ये जर्मनी की है और इसके सहयोग से आपनी परियोजना संचालित है और इससे हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू लाभान्वित है। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इससे लाभान्वित है। अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहां से है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज, आपके जो व्यास सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है, व्यास और सतलज नदी पर व्यास और सतलज पर पंजाब में आपका हरिके बैराज, यहां से निकलती है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का बड़ा अच्छा प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बता दो। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, थोड़ा क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर, हालांकि इसमें पूरे नाम आपको जो है लिखने पड़ेंगे दक्षिण से उत्तर वाले, वो मैं आपको एक सीक्वेंस में सारा कुछ लिख करके डाटा भेजूंगा। लेकिन यहां पर ये जो है वो चारणवाला, बिरसलपुर, पुंगलगढ़, अनूपगढ़ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे तो अनूपगढ़, पुंगलगढ़ उल्टा आ जाएगा, तो मैं पूरा एक वो लिख करके भेज दूंगा क्लास के बाद में इसी पेज के आगे। आईजीएनपी के पहले और दूसरे चरण में मुख्य नहर की जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है पहले और दूसरे चरण के अंदर? 445 किलोमीटर। ठीक है, आईजीएनपी की सबसे लंबी और पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? आईजीएनपी की सबसे लंबी और पहली लिफ्ट कौन सी है? ये है आपकी सबसे पहली कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन के जो उनकी ही इंजीनियर कंवर सेन जी जो थे, उन्हीं के ही दिमाग की उपज थी ये, तो इस वजह से इनके नाम पर ही कंवर सेन लिफ्ट नहर पहली का नाम रखा गया। आईजीएनपी की सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिले कौन से हैं? अब राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान के जो जिले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, यहाँ पर पश्चिमी उत्तरी दोनों, तो सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिले बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ऐसे याद करिए। ठीक है, ओके। हनुमानगढ़ और चूरू भी इसके साथ साथ में आएंगे, हनुमानगढ़ और इसके साथ साथ चूरू भी। तो ये इस तरह से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये सभी याद रखिए। अगला देखिए, आईजीएनपी का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया था परीक्षा के अंदर, तो ये जयपुर के अंदर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय। ये थोड़ा सा प्रश्न मिस टाइप हो गया, उसको छोड़िए। आगे देखिए, राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, यहां से प्रश्न आपके बने तो किस तरह से बनेंगे? बीका, जैसा, गंगा, हनुमान, चूरू। ठीक है, ओके। अरे आज के टाइम में पेपर ऐसे आ रहे हैं जहां पर आरपीएससी का अगर आप पेपर देते हो तो अगर आपने 40% या मिनिमम क्राइटेरिया भी पास कर लिया या कम से कम नंबर भी आ गए 40%, 30%, आरएस में तो 25-30%, आरएस में कितने आए थे इस बार वाले, कट ऑफ गई है उस हिसाब से तो खाली 25% वाले पास हुए हैं मेंस के अंदर, लेकिन वो लाना भी टफ होता है। तो एक बार सेफ हो जाओ, उसके बाद हाथ बांध के बैठ जाओ, समझ रहे हो मेरी बात को, तभी एग्जाम निकलते हैं। ऐसे थोड़ी नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट करने से थोड़ी एग्जाम निकलते हैं कि गुरुजी मैं तो 160 में से 150 करके आया हूँ, 160 में से 155, 160 में से 158 करने के लिए थोड़ी होते हैं, सारे प्रश्न करने के लिए थोड़ी होते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि कुछ प्रश्न छोड़ के आओ, एटलीस्ट अगर ठीक ठाक ऑन एन एवरेज बताऊं तो 20 के लगभग
कितनी भी अच्छी तैयारी हो तो 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के लगभग छोड़ भी सकते हो। अच्छी तैयारी, बहुत एक्सीलेंट तैयारी है तो नो डाउट 150 या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। तो सब कुछ आता है, उसका नेगेटिव ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है इसलिए। लेकिन जिसको थोड़ा कम आता है, कम तैयारी कर रखी है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखिए। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे कह रहे अरे मेरे भाई, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की जो तैयारी है वो मैं आप लोगों को पूरे जोर शोर से करा रहा हूँ। सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी बैच की आज से ही रेगुलर क्लास है, अगले 45 दिन के अंदर सोशोलॉजी फिलोसफी सब कंप्लीट करा दूंगा। क्यों टेंशन करते हो? एक प्लान होता है, दीपावली के बाद आए हैं, रिदम बैठा है, वीडियो वालों को विदा कर रहे हैं और उसके बाद आपकी क्लास होगी, ठीक है, टेंशन मत लो। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? अब कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या वो 47 हो गई है, पहले 42 थी, तो अब इसकी संख्या बढ़ करके 47 कृषि विज्ञान केंद्र हो चुके हैं। ये प्रश्न थोड़ा ज्यादा आता है, 1000 लाइव है नीति पोस्ट ही कौन, तो लाला पोस्ट तो लाखों, फॉर्म तो लाखों भरा है, लेकिन आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ 6 लोग ही पास हुए थे। तो अगर आप स्टडी मोड में हैं, अच्छी तैयारी की है, जम के पढ़ाई से प्यार है, तो हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजो आजो सब बच्चे। शियाड़ू, शियाड़ू और सावणु, शियाड़ू या सावणु, तो गुरुजी सी लागे वो मारवाड़ी में कवजियो, तो सर्दी रो नाम है गुरुजी, तो है तो सर्दी, लेकिन ये खरीफ वाली फसल है। ये क्या है? आपकी खरीफ वाली फसल है। तो पूछ रहा है इसके अंदर सियाड़ू फसल कौन सी है, ये पूछ रहा है। सियाड़ू फसल कौन सी है? जैसे जीरा है, सरसों है, गेहूं है, ये सब सर्दियों में बोए जाते हैं, लेकिन सियाड़ू इसमें ऑड लग रहा है। बाजरा, बाजरा जो है वो आपके गर्मियों में बोया जाता है, बारिश के टाइम में, उससे पहले, है ना। बाजरी कब बोई जाए? जब बारिश होती है तब। तो यहां पर कह रहे हैं कि आपकी खरीफ फसल, है ना, ये खरीफ फसल की बात कर रहे हैं। खरीफ फसल, सियाड़ू, सावणु या खरीफ फसल, ठीक है, ओके, खरीफ फसल की बात हो रही है। अब गेहूं सरसा जीरो, गेहूं सरसों जीरो, देखो ये तीनों ही सर्दियों में बोए जाते हैं, कॉमन सेंस कई बार लगाते हैं तो हो जाता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल, तिलहन फसल जो खरीफ, जो आपकी खरीफ की फसल के रूप में, तिलहन की फसल जो खरीफ के रूप में नहीं बोई जाती है। देखो एग्जाम से, एग्जाम के डर को भगाने का एक ही माध्यम है कि ज्यादा से ज्यादा आप सिलेबस कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालें, टेस्ट देवें, तो कभी डर लगेगा ही नहीं। तो तिलहन फसल जो खरीफ में नहीं बोई जाती है, वो तिलहन की फसल जो आपकी खरीफ में नहीं बोई, अलसी है वो आपकी खरीफ में नहीं बोई जाती है, रबी के टाइम में बोई जाती है अलसी। मूंगफली, तिल, अरंडी है वो खरीफ की है। किसे चौमासा की फसल भी कहते हैं। देखो चौमासा की फसल, हम चौमासा की फसल की बात करें जो चौमासा में बोई जाती है, चौमासा मतलब चातुर्मास, जो बारिश का टाइम होता है उस समय की बात है। तो चौमासा की फसल जो कौन सी है? खरीफ, रबी, जायद। तो प्री मानसून जो है उस समय जब स्टार्ट हो जाए, उसे मानसून आने ही वाला हो, खरबूज, तरबूज वगैरह ये सब जो बोए जाए, ककड़ी है, खीरा है, ये याद रखना है, ये है जायद। तो चौमासा की फसल है, चौमासा लगता है ना जो मई जून से सितंबर। दजिया या दाजिया, या उसका एक नाम है झुमटी, है ना, या झुमिंग कृषि जो है वो, उसकी बात हो रही है। देखो मैंने कई बार तुम्हें बताया, मेरी क्लास अगर देखी हो तो, द से दजिया कपिलों के द्वारा राजस्थान के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है, या मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली, या पहाड़ी ढाल में है, या मौसमी कृषि है, सीजनल है, कैसी है ना। पहाड़ी को नहीं वे भाई, पहाड़ी को नहीं वे दे, तो मैं बार बार कहूं भाई, द से दजिया, द से मैदानी, और यूं याद करो जन याद हुए तो आधी बार तो होशियार लोग भी गच्चो खा जाए। शुष्क और बारानी खेती मुख्यतः किन जिलों में की जाती है? सूखी खेती, बारानी खेती, जहां पर फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उस विजन के साथ में यहां पर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर की बात करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में जहां पर शुष्क या फिर इसे हम बारानी कहते हैं, वो खेती की जाती है। सोरगम और गरीब की रोटी, सोरगम तथा गरीब की रोटी किस खाद्यान्न को कहा जाता है? गरीब की रोटी, सोरगम, मोटा अनाज जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, यहां हम कहें ज्वार है, जो आपका रागी है, कोदो है, बाजरा है, ये मोटे अनाज के रूप में। धरा ऐप विकसित किया गया, अब खेती से संबंधित है।
तो धरा ऐप वाला प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो, कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए कि ये कृषि भूमि किसकी है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये धरा ऐप है वो आपका लॉन्च किया गया था। राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट, आपका बायोडीजल प्लांट कहां पर? उदयपुर के अंदर कालरावास, उदयपुर के अंदर कालरावास, उदयपुर के अंदर कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है वो आपका उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? देखो, कपास है वो आपके नरमा किस्म भी थोड़ा, ये इसका आंसर दो फटाफट। एक प्रश्न ये पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया था ना? हाँ गुरुजी पूछा, मैंने याद रहे। तो नरमा वाला पटवारी में पूछा गया था, पटवार में पूछा गया था, नरमा किस्म है वो आपके कहां पर? तो ये कपास की किस्म है और पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और देसी नस्ल है, ठीक है, और देसी किस्म। अमेरिकन कपास वगैरह वो हनुमानगढ़ गंगानगर साइड थोड़ा ज्यादा ही होता है, और हनुमानगढ़ गंगानगर वालों को पता ही होगा, अमेरिकन कपास यह बड़ा बड़ा एकदम से, कई बार तो कपास का पौधा इतना बड़ा हो जाए कि छोटे छोटे खेजड़ी के पेड़ हो गया या बड़ा कोई पेड़ हो गया उसके बराबर आ जाए, है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ, ज्योति, किरण, निर्मा, ये निर्मा नहीं नरमा, ऐसा भी इसकी किस्म है। 30% प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ये हनुमानगढ़ है। सेकंड नंबर पर आपका गंगानगर है, ठीक है। हनुमानगढ़ गंगानगर वाले हाजिरी लगाओ, बताओ, आऊंगा तुम लोगों के भी वहां सूरतगढ़, कभी मौका मिला तब, वरना तो इतने साल हो गए आ ही नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन मां सरस्वती का आदेश होगा तब सब जगह जाऊंगा, सेमिनार करूंगा। राजस्थान में कपास की कितनी किस्में बोई जाती है? देखो, राजस्थान में कपास की 3 किस्में बोई जाती है। इनके अंदर हम बात करें तो एक तो आपकी देसी हो गई, देसी है, अमेरिकन है, मालवी है। देसी है जैसे नरमा है, अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास है, और एक है आपकी मालवी, ठीक है। तो 3 किस्में हैं। अब फसल है और सामने यहां पर किस्म वाला दिया गया, ये तो कल वाले पेपर में पूछा जाएगा भाई, बढ़िया प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। बेकब एक बार पेपर दे के आओ, जो होगा देखा जाएगा, आगे खूब सारे एग्जाम्स हैं, चिंता ही मत करो। रीट है, सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है, थानेदार है, RS प्री है, जम के पढ़ाएंगे और 90% मिलाएंगे। पूरे साल जम के पढ़ो, एक बार प्रण ले लेना कि भाई पूरे साल एग्जाम देते रहना है, और ऐसा टाइम आएगा जब एक से ज्यादा पेपर निकलेंगे आपके एक साथ ही, तो पेपर तो देना पड़ेगा। मक्के की जो किस्म है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बताओ मक्के की किस्म है वो है आपकी कौन सी? मक्के की है माही कंचन, माही धवल, ये ज्यादा पूछी जाती है, माही कंचन और माही धवल ज्यादा पूछी जाती है। फिर आपकी चावल की बात करें तो माही सुगंधा, चावल बनने के बाद सुगंध, बड़ी खुशबू आती है गुरुजी, सुगंधा, रत्ना, ये सब आपके चावल की है। उसके बाद में मूंगफली की बात करें तो चंद्रा है, RSB 87 है, RS1 है। बाजरा की अभी थोड़ी पूछी गई थी पटवारी वाले पेपर में, तो ये थोड़ा याद रखें, अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। बाजरा की लास्ट हो गया 4, तो सी ऑप्शन इसके अंदर, ए के सामने 2 हो गया, सी ऑप्शन इसमें राइट।